आई नो तुम में से बहुत सारे लोग ये लैपटॉप लेना चाहते हो बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज पूरे यूट्यूब पे इस लैपटॉप का एक भी रिव्यू वीडियो नहीं है। बट डोंट वरी गाइस, आई एम हियर फॉर यू। मैंने अपना काम कर दिया है, लैपटॉप का रिव्यू लेके आ चुका हूं, तो तुम भी अपना काम कर दो। मुझे भी अपना भाई दोस्त समझ के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 20,000 सब्सक्राइबर फटाफट करवा दो गाइस। तो दोस्तों ये लैपटॉप रिव्यू वीडियो भी नॉन स्पॉन्सर्ड है। हर बार की तरह हम लोग करेंगे इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू, जानेंगे लैपटॉप के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, क्या ये लैपटॉप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा है या नहीं, और साथ ही साथ बात करेंगे इसके 135 वॉट के चार्जर की कि क्या ये सफिशिएंट है इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए या नहीं। विल चेक आउट द थर्मल्स और साथ ही साथ इस लैपटॉप को कूलिंग पैड के साथ भी टेस्ट करके देखेंगे कितना टेंपरेचर में डिफरेंस आता है विदाउट कूलिंग पैड एंड विद कूलिंग पैड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें इस लैपटॉप के प्रेजेंट कॉस्ट की तो देखो यूजुअली इसका रेट 89,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में रहता है, बट आज की डेट में फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है जिसकी वजह से इस लैपटॉप का रेट सिर्फ 78 to 79,000 रुपीज है विद कार्ड ऑफर। अगर आप लैपटॉप ऑनलाइन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने Amazon फ्लिपकार्ट के लिंक दे दिए हैं। और जो मेरे भाई लोग नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है बट उनको महंगा नहीं खरीदना है, ऑनलाइन वाले रेट पे खरीदना है, जो रेट आपको ऑनलाइन मिलेगा सेम रेट पे आपको ये ऑफलाइन स्टोर में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगा आपको लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आपको एक्सबॉक्स गेम पास का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ट्रायल वर्जन। लैपटॉप के डिजाइन और बिल्ड की बात करें, देखो ब्लैक कलर में लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप का टॉप प्लेट मेटल का बना हुआ है। नाइट्रो का जो लोगो है ये ग्लो करता है, देख सकते हो डिफरेंट कलर वाले इफेक्ट मिल जाते हैं इसमें डिफरेंट एंगल पे, मतलब लाइट पड़ने पे ये चमकता है। और फ्लैक्स की बात करें, देखो मेटल लीड है तो ऑब्वियसली मेटल लीड में आपको फ्लैक्स देखने को मिलता है हल्का सा, बट नथिंग टू वरी अबाउट, सारे लैपटॉप में होता है ये। फिंगरप्रिंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है बट क्लीन करना इजी, कपड़े साफ कर सकते हो इजीली। कीबोर्ड डेक एरिया प्लास्टिक का बना हुआ है बट जहाँ पे पाम रेस्ट है वहाँ के प्लास्टिक हार्ड है, वहाँ पे तुमको फ्लैक्स देखने को नहीं मिलता है। बट हाँ, ट्रैक पैड के ऊपर वाले एरिया में देख सकते हो तुमको फ्लैक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ का प्लास्टिक थोड़ा थिन है। लैपटॉप का बॉटम पैनल मेटल का है और अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इसलिए वीडियो में तुमको मैं आगे कूलिंग पैड के साथ भी टेस्ट करके दिखाऊंगा इसके टेम्परेचर। लैपटॉप में 4 वे एग्जॉस्ट वेंट आ जाते हैं लेफ्ट राइट और बैक साइड में। लैपटॉप पूरा 180 डिग्री नहीं खुलता है तो इसको पूरा पीछे पुश मत करना। स्लिम फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप आता है। और लैपटॉप की वेट की बात करें तो लैपटॉप का स्टैंड अलोन वेट 2.1 kg है एंड विद चार्जर इसका वेट 2.6 kg के आसपास है। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो इसमें CPU आता है Intel Core 5 210H, ये 8 कोर का CPU जिसके अंदर 4 परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंसी कोर हैं। CPU सारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है। CPU कैसा परफॉर्म करता है हम लोग बेंचमार्क और गेमिंग सेक्शन में देखेंगे। इस CPU के साथ इनबिल्ट Intel का iGPU भी आता है फॉर बैटरी बैकअप। कितना बैटरी बैकअप ये लैपटॉप देता है आगे बैटरी बैकअप सेक्शन में देखेंगे। बात करें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की तो इसमें NVIDIA RTX 5050 मिल जाता है जिसकी TGP 85 वॉट है और VRAM हम सबको पता है 8GB आता है इसके अंदर। इस लैपटॉप के अंदर आपको मक्स स्विच और NVIDIA Optimus की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आगे हम लोग गेमिंग सेक्शन में देखेंगे कि क्या इस ग्राफिक कार्ड का 85 वॉट TGP यूज होता भी है नहीं। बात करें रैम की तो इसमें किंगस्टन की 16GB की DDR5 रैम प्री इंस्टॉल आ जाती है जिसकी स्पीड है 5200 MT पर सेकेंड, बट ये CPU मैक्सिमम 5200 MT पर सेकेंड की रैम सपोर्ट करता है, इसलिए रैम ने अपने आप को डाउन क्लॉक कर रखा है। रैम अपग्रेड करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है, 64GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोन की प्री इंस्टॉल्ड 512GB की Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड राइट स्पीड में आपको बेंचमार्क सेक्शन में दिखाऊंगा। SSD अपग्रेड करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो देखो एसर ने सही में सरप्राइज कर दिया है। इस सेगमेंट में ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं है जिसके डिस्प्ले को मैच कर सके किसी भी चीज में। 16 इंच का डिस्प्ले का साइज आता है, 920x1200p के वाइड रेजोल्यूशन के साथ आता है। डिस्प्ले का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज है, साथ ही साथ 3 मिलीसेकंड के रिस्पॉन्स टाइम को भी सपोर्ट करता है। 100% sRGB कलर गैमेट का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ पीक ब्राइटनेस 400 निट्स की है गाइस। मक्स स्विच के साथ साथ NVIDIA Optimus का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, NVIDIA एडवांस Optimus नहीं है, सिर्फ NVIDIA Optimus का सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली DGPU और iGPU में स्विच कर सकते हो बट आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। डिस्प्ले NVIDIA G-Sync को सपोर्ट नहीं करता है। डिस्प्ले कनेक्शन की अगर बात करूं तो HDMI वाला पोर्ट आपका डायरेक्टली NVIDIA RTX 5050 से कनेक्ट रहता है, बट जो टाइप सी डिस्प्ले पोर्ट है वो हमेशा iGPU से कनेक्ट रहता है। अभी आप अपने स्क्रीन पर मेरे वाले यूनिट का IPS ब्लीड देख सकते हो, ये वेरी कर सकता है यूनिट टू यूनिट। Cinebench R23 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स काफी अच्छे हैं गाइस। ये इस CPU से निकलने वाले ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्कोर हैं, इससे ज़्यादा तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। Readmark टाइम स्पाइस कोर्स भी इस CPU GPU कॉम्बिनेशन में इतने ही आते हैं। Geekbench 6 CPU स्कोर्स ये भी अच्छे हैं, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स। Geekbench GPU स्कोर्स भी 80,000 के आसपास हैं। Geekbench 6 GPU स्कोर्स के स्कोर काफ़ी वेरी करते हैं GPU के TGP के ऊपर।
अगर ये 100 वॉट या उससे ज़्यादा होता तो स्कोर्स थोड़े से और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट नथिंग टू वरी गैस, मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया बेंचमार्क पे मत जाया करो, गेमिंग में देखा करो कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है, आगे देखेंगे। जो कि ब्लेंडर CPU एंड GPU बेंचमार्क स्कोर्स, ऑब्वियसली आपको GPU बेंचमार्क्स में ज़्यादा स्कोर्स देखने को मिलेंगे। CPU 10 स्कोर का है इसलिए स्कोर्स कम है। फोटोशॉप बेंचमार्क स्कोर्स देख सकते हो अच्छे हैं। ये लैपटॉप फोटो एडिटिंग के लिए अच्छा है बिकॉज 100% sRGB डिस्प्ले मिल जाता है और साथ ही साथ ये स्कोर डिसेंट है किसी भी लेवल की फोटो एडिटिंग करवाने के लिए। एडोबी प्रीमियर प्रो बेंचमार्क स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इंटेल बेस्ड CPU है तो देखो वीडियो एडिटिंग में हमेशा आपको एडवांटेज रहेगी। और ये द विंची रिजॉल्व के बेंचमार्क स्कोर्स, ये भी स्कोर्स अच्छे हैं तो देखो द विंची रिजॉल्व भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। द विंची रिजॉल्व GPU का ज़्यादा यूज़ करता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू CPU। और ये है इसके SSD की रीड राइट स्पीड। रीड स्पीड तो देखो काफ़ी अच्छी है, 6700 Mbps के आसपास मिल जाती है। राइट स्पीड देखो फ्लक्चुएट करती रहती है 3600 से लेके 4000 Mbps तक। गेमिंग टेस्ट कंडीशन एंड सेटिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पावर मोड मैंने नाइट्रोसेंस के अंदर टर्बो मोड सेलेक्ट कर रखा था, फैन स्पीड ऑटो पे और GPU मोड को DGPU मोड में रखा था। इसके साथ ही साथ रूम टेम्परेचर देख सकते हो 30 डिग्री सेल्सियस था और इसके साथ ही साथ मैंने लैपटॉप को एलिवेट करके यूज़ किया है। मोस्टली मैं हर रिव्यूज में लैपटॉप को एलिवेट करके यूज़ करता हूँ बिकॉज इससे टेम्परेचर अच्छे मिलते हैं कंपेयर टू फ्लैट सरफेस। फर्स्ट गेम है रेजिडेंट एविल 9, लेटेस्ट गेम है एकदम, देख सकते हो हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं। DLSS और फ्रेम जनरेशन को हमने ऑफ रखा है, नेटिव रेजोल्यूशन पे देख रहे हो। ऑन एवरेज तुमको 80+ FPS मिल जाते हैं। ये गेम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, 1% लो 40 FPS के आसपास रहते हैं। GPU टेम्परेचर 81-82 के आसपास रहता है और CPU टेम्परेचर 80 से लेकर 90 तक फ्लक्चुएट करता रहता है। आगे वीडियो में अभी थर्मल सेक्शन के अंदर मैं तुमको दिखाऊंगा परफॉर्मेंस और टर्बो पावर मोड में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। इस गेम को हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS और फ्रेम जनरेशन ऑफ रखा है। ऑन एवरेज देख सकते हो 60+ FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में सेम सेटिंग में मैंने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और फ्रेम जनरेशन को 4x पे किया। देख सकते हो 190+ FPS मिल जाते हैं इस केस में। और देख सकते हो ये GPU 85 वॉट के TGP के साथ आता है और हमको 85 वॉट की TGP हिट करता दिखाई देता भी है। इस गेम में CPU टेम्परेचर कम रहते हैं कंपेयर टू रेजिडेंट एविल। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को हम लोग हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में देख सकते हो अगेन DLSS एंड फ्रेम जनरेशन ऑफ है। हमको ऑन एवरेज हाई सेटिंग पे 40+ FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने अगेन DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है और DLSS 4 फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट किया हुआ है। इन दैट केस देख सकते हो हमको ऑन एवरेज 160+ FPS मिल जाते हैं। GPU अगेन आपको 85 वॉट हिट करता दिखाई देता है। CPU टेम्परेचर 78 से लेके 84 डिग्री के बीच में रहता है इस गेम के अंदर। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं फेवर क्वालिटी पे। लेफ्ट साइड में DLSS को मैंने ऑफ रखा है। देख सकते हो ऑन एवरेज हमको 70 FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने सेम ग्राफिक सेटिंग पे सिर्फ DLSS को क्वालिटी पे सेट किया है। देख सकते हो ऑन एवरेज हमको 10 फ्रेम्स ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू विदाउट DLSS। 80 वॉट तक GPU का पावर जाता है। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को हम लोग हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, DLSS 4 फ्रेम जनरेशन भी ऑफ है। ऑन एवरेज 40 FPS मिल जाते हैं। एक चीज़ नोटिस करना है, इस गेम के अंदर CPU टेम्परेचर देख सकते हो कितना ज़्यादा है। इस लैपटॉप के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, किसी किसी गेम में CPU टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ऑफ अस वन ऑफ द गेम है। बट डोंट वरी, थर्मल सेक्शन के अंदर मैं तुमको इस टेम्परेचर को कम करने का तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट गेम है डेथ स्ट्रैंडिंग 2। ये भी एकदम लेटेस्ट गेम है और काफ़ी डिमांडिंग गेम है। देख सकते हो ऑन हाई प्रीसेट लेफ्ट साइड में हमको ऑन एवरेज सिर्फ 38 FPS मिलते हैं विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। राइट साइड में DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद और फ्रेम जनरेशन को 3x सेट करने के बाद हमको डिसेंट 145 FPS मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्लेएबल है। CPU टेम्परेचर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है बट डोंट वरी, थर्मल सेक्शन देखना, सोल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट गेम है वेलोरेंट जो कि एक CPU बाउंड गेम है। GPU का यूज़ कम करता है, CPU पे मोस्टली डिपेंड करती है इस गेम के FPS। देख सकते हो ऑन एवरेज 188+ FPS मिल जाते हैं। 200 से 250 FPS मिल सकते हैं तुमको किसी किसी मैप के अंदर। इसको मैं हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहा हूँ। इस गेम को मैंने लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग पे भी खेला था बट उसमें भी मुझे ऑलमोस्ट सेम ही फ्रेम्स मिल रहे थे। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है। देख सकते हो इसको मैं हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग जो कि एपिक प्रीसेटर्स पे खेल रहा हूँ। DLSS और फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑफ कर रखा है बिकॉज मुझे ऑन एवरेज 60+ FPS मिल रहे थे। अगर नहीं मिलते तो मैं फ्रेम जनरेशन ऑन करता, और वैसे भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है तो उसमें मैं फ्रेम जनरेशन ऑफ रखता हूँ बिकॉज लेटेंसी थोड़ी बेटर मिलती है। देख सकते हो ऑन एवरेज 63 FPS मिल रहे हैं। साथ ही साथ CPU टेम्परेचर अगेन देखो इस गेम में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। डोंट स्किप थर्मल पार्ट, उसके अंदर तुमको सोल्यूशन बताऊंगा, साथ ही साथ कूलिंग पैड का टेस्ट भी
दिखाऊंगा। सो दोस्तों बात कर लेते हैं अब लैपटॉप के थर्मल्स की, सीपी-जीपी के टेम्परेचर कैसे रहते हैं। अगर आपने गेमिंग वाला सेक्शन देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई कुछ गेम्स के अंदर सीपी-जीपी के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर मैं तुमको समझाऊंगा कि ओवरऑल लैपटॉप का टेम्परेचर कैसा है, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि डिफरेंट पावर मोड पे कैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, और हाई टेम्परेचर को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो विदाउट कूलिंग पैड, और कूलिंग पैड में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है वो सब समझा दूंगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर सीपीयू जीपीयू का टेम्परेचर देख रहे हो लॉन्ग गेमिंग सेशन के बाद में। लेफ्ट साइड में देख सकते हो सीपीयू का एवरेज टेम्परेचर, सीपीयू पैकेज टेम्परेचर 82 डिग्री के आसपास रहता है, और कोर टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास रहता है एवरेज टेम्परेचर। जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर देख सकते हो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन स्मॉल बर्स्ट में 100 डिग्री क्रॉस करता भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से सीपीयू थर्मल थ्रॉटल होता है। फिर वो सिमिलरली राइट साइड में देख सकते हो जीपीयू का एवरेज टेम्परेचर, जीपीयू ओवरऑल टेम्परेचर ठीक रहता है जीपीयू का कंपेयर टू सीपीयू। अभी आगे मैं आपको कूलिंग पैड वर्सेस नॉन कूलिंग पैड के साथ टेम्परेचर दिखाऊंगा इस लैपटॉप के। देख सकते हो फैन नॉइज, ये लैपटॉप टर्बो पावर मोड पे ऑटो फैन मोड में कितना करता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ मैंने फैन को ऑटो मोड पे रखा है, और पावर मोड अगर देखोगे तो टर्बो पावर मोड सेलेक्टेड है। तो टर्बो पावर मोड पे ऑटोमेटिक फैन तुम्हारा 44 से 4700 आरपीएम तक चलते हैं। और अगर मैं तुमको इसका मैक्सिमम फैन नॉइज दिखाऊं तो देखो, अगर मैक्स करोगे तो देखना कितना लाउड है ये। देख सकते हो मैक्सिमम जब इसको फैन की स्पीड सेट करते हो तो जीपीयू फैन 6666 आरपीएम के आसपास चल रहा है, और सीपीयू फैन 7000 प्लस आरपीएम पे चल रहा है। तो देख सकते हो लाउडनेस अच्छा खासा लाउड है। तो देख सकते हो अभी रूम टेम्परेचर 31.8 डिग्री के आसपास है, ऑलमोस्ट 32 डिग्री मान के चलो। और मैंने लैपटॉप को सिंपली देख सकते हो ना एलिवेटेड सरफेस पर रखा है, जैसे मैं हर बार रखता हूँ नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू। देख सकते हो अभी मैंने ऑटो मोड पर रखा हुआ है, तो ये 53 to 5000 आरपीएम पे चल रहा है, और टेम्परेचर हमारा भाई 86 से तो ऊपर ही रह रहा है सीपीयू का टेम्परेचर, और जीपीयू का टेम्परेचर भी 84-85 डिग्री रहता है। लैपटॉप अभी भी एलिवेटेड सरफेस पे है, और फैन की स्पीड को मैक्सिमम करके देखते हैं कि सीपीयू का टेम्परेचर कितना जाता है। यहाँ से भी तुम देख ही सकते हो। उसके बाद हम लोग कूलिंग पैड के साथ भी देखें कुछ फर्क पड़ता है क्या। अभी कूलिंग पैड नहीं है। अभी देख सकते हो लैपटॉप के फैन को मैक्सिमम स्पीड पे सेट करने से कम टेम्परेचर दिख रहे हैं। पहले 84 to 85 डिग्री रहता था, बट जब से फैन की स्पीड को मैक्सिमम किया देख सकते हो जीपीयू का टेम्परेचर 80 से 81 डिग्री रहता है, मतलब 3 से लेकर 4 डिग्री कम मान सकते हो। सीपीयू टेम्परेचर के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आया, बट ज्यादा नहीं आया है। देख सकते हो गाइस मैंने जेब्रॉनिक्स वाला कूलिंग पैड लगा दिया है, टर्बो पावर मोड है, लैपटॉप का भी फैन मैक्सिमम स्पीड चल रहा है। अब तुम टेम्परेचर में क्लियर अंतर देख सकते हो गाइस, देख सकते हो रूम टेम्परेचर। भाई देखो अभी भी लगा देता हूँ, फिर तुम बोलोगे दिखाया नहीं। ऑटो फैन मोड पे जहां जीपीयू टेम्परेचर 86 डिग्री के आसपास था, 85 to 86 डिग्री के आसपास था जीपीयू टेम्परेचर, अब 77 डिग्री चला गया है, जो कि अच्छा टेम्परेचर मानता हूं मैं गेमिंग लैपटॉप के अंदर। 76 to 77 डिग्री जीपीयू टेम्परेचर। सीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो जो 90 प्लस रह रहा था मैक्सिमम, देख सकते हो 80, 82, कभी कभी 77 भी जाता दिखाई दे रहा है। मैंने इस कूलिंग पैड का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे डिटेल में, देखना तो जाके देख सकते हो। मैंने लिंक दे दिया, लेना है तो कूलिंग पैड मेरे लिंक का यूज करके ले सकते हो। 76 वॉट आवर की बैटरी आती है, और बात करूं बैटरी बैकअप की तो देखो अप टू 4 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप मिल सकता है ऑन फुल ब्राइटनेस, ऑन फुल स्पीकर वॉल्यूम। देख सकते हो मैंने YouTube पे 4K वीडियो प्लेबैक टेस्ट किया है, फुल ब्राइटनेस पे, फुल स्पीकर वॉल्यूम पे, ऑन इको पावर मोड। देख सकते हो मुझे 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है। पावर सेविंग फीचर की बात करें तो देखो नाइट्रोसेंस के अंदर आपको डिस्प्ले पावर सेवर मोड मिल जाता है, उसको इनेबल रखोगे तो जैसे आप चार्जर डिस्कनेक्ट करोगे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे सेट हो जाता है। कम रिफ्रेश रेट पे आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। बात कर लेते हैं इसके चार्जर की, देखो 135 वॉट का चार्जर है, और बाकी सारे नाइट्रो लैपटॉप की तरह देखो ये सफिशिएंट नहीं है इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप परफॉर्मेंस या टर्बो पावर मोड पे गेमिंग करते हो तो चार्जर कनेक्ट होने के बाद भी आपकी बैटरी ड्रॉप होती है। देख सकते हो मैं आपको दिखा सकता हूँ बैटरी ड्रॉप कंपैरिजन। टर्बो पावर मोड में बैटरी ज्यादा तेज ड्रॉप होती है, परफॉर्मेंस पावर मोड में बैटरी स्लो ड्रॉप होती है, और बैलेंस पे तो ना के बराबर होती है। टर्बो पावर मोड पे खेलो या परफॉर्मेंस पावर मोड पे खेलो, फ्रेम्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डाउन फायरिंग दो स्पीकर्स आ जाते हैं, स्पीकर बेसी हैं और लाउड भी हैं। लाउडनेस कंपैरिजन की बात करूं देखो लेनोवो लॉग से ज्यादा है, बट टफ A16 और टफ F16 के ऑलमोस्ट आसपास हैं। बात करें इस लैपटॉप के साथ आने वाले पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की तो देखो लेफ्ट साइड में आपको एक लैन पोर्ट मिल जाता है 1 गीगाबाइट का
एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है और एक माइक हेडफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं। लैपटॉप के बैक साइड में आपको एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट भी मिल जाता है। 4 जोन RGB बैकलिट वाला कीबोर्ड आ जाता है विद चिकलेट कीज। कीबोर्ड फुल साइज का है, डेडिकेटेड नंपैड मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको नाइट्रोसेंस को खोलने का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। पावर मोड चेंज करने के लिए भी आपको कीबोर्ड के ऊपर डेडिकेटेड बटन दिया गया है ऑन द लेफ्ट टॉप साइड। कोपायलट के लिए भी डेडिकेटेड की मिल जाता है और RGB लाइट को आप चेंज कर सकते हो थ्रू नाइट्रोसेंस। पैटर्न बहुत सारे प्रीबिल्ट मिल जाते हैं, चाहे तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अभी आप वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हो। 720p कैमरा था जो मैक्सिमम 30 fps वीडियो को शूट करता है। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरे माइक्रोफोन का सेटअप आ जाता है। वेबकैम विंडोज हेलो इफेक्ट को सपोर्ट नहीं करता है और इसके अंदर कोई भी प्राइवेसी शटर भी नहीं आता। नाइट्रोसेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। होम पेज में देखो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। पावर मोड कौन सा एक्टिव है, CPU और GPU की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, राइट साइड में देख सकते हो। सिनेरियो के अंदर आप जाके पावर मोड को चेंज कर सकते हो। क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस, टर्बो। परफॉर्मेंस और टर्बो मोड तभी एक्टिवेट होता है जबकि आपकी बैटरी एटलीस्ट 40% चार्ज हो। सिनेरियो के अंदर ही फैन कंट्रोल मिल जाता है जहां से आप फैन की स्पीड को सेट कर सकते हो, ऑटो मोड में रख सकते हो, मैक्सिमम रख सकते हो और कस्टम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पल्सर लाइटिंग के अंदर आप इसके RGB लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। देख सकते हो काफी सारे कस्टम प्रीबिल्ट है, चाहे तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एरिया के अंदर जाके अपने हिसाब से। पर्सनल सेटिंग के अंदर आपको GPU मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर मक्स स्विच आता है तो यहाँ से आप या तो उसको IGP मोड पर रख सकते हो, नहीं तो इसको DGP मोड में रख सकते हो। लेकिन जब भी ये मोड स्विच करोगे आपको लैपटॉप को रिस्टार्ट मारना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर एडवांस ऑप्टिमस नहीं आता है। बैटरी चार्ज देख सकते हो, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग कर दोगे तो भाई तुम्हारी बैटरी को 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, जिससे तुम्हारी बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी। फुल चार्ज पे रखोगे तो 100% चार्ज होगा। अंडर डिस्प्ले सेक्शन आपको ब्लू लाइट शीट मिल जाती है, मतलब ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हो। LCD ओवरड्राइव की बात करें तो देखो इसके थ्रू आप इसके डिस्प्ले का 3 मिलीसेकंड वाला रिस्पॉन्स टाइम एक्टिवेट कर सकते हो। इसको ऑफ रखोगे तो ये इसका यूजुअल जो 20 से 25 ms है वो रिस्पॉन्स रहता है। इसको ऑन करोगे तो 3 मिलीसेकंड पे सेट हो जाता है। डिस्प्ले पावर सेविंग मोड से बेसिकली क्या होता है, इसको ऑन करोगे तो जैसे ही चार्जर हटाओगे तो आपका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा, उससे बैटरी बैकअप सेफ रहती है। बूट इफेक्ट में कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो, जो भी तुम फोटो लगाओगे वो बूट एनिमेशन में शो करेगा। चेकअप के अंदर बेसिकली आपको डायग्नोस्टिक मिल जाता है। हार्डवेयर पे डायग्नोस्टिक चला के देख सकते हो, अगर किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो बैटरी को कैलिब्रेट भी कर सकते हो। मॉनिटर के अंदर अगेन CP/GP, टेम्परेचर, क्लॉक स्पीड, फैन स्पीड कितना है, रैम की क्लॉक स्पीड कितनी है, कितना यूज़ हुआ है, वाईफाई कितना स्पीड आ रहा है, सब देख सकते हो। सिस्टम का टेम्परेचर कितना वो भी देख सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर बायस में मिलने वाले एडवांस सेटिंग्स को देख रहे हो। इंटेल वर्चुअलाइजेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, एफिशिएंट कोर को डिसेबल कर सकते हो। वैसे GPU मोड आप नाइट्रोसेंस के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या तुमको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो आज की डेट में जिस रेट में ये लैपटॉप बिक रहा है 78 to 79,000 के आसपास मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये एट दिस कॉस्ट ये लैपटॉप टोटली वर्थ इट है। रीजन बताता हूँ, डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है। सेगमेंट में 16 इंच का साइज है, 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस मिल जाता है, 100% sRGB है और NVIDIA Optimus के सपोर्ट के साथ आता है। मक्स जो मिल जाता है आपको, तो डिस्प्ले के सेगमेंट में काफी अच्छा है। कीबोर्ड भी देखो बढ़िया है, अगर तुमने कीबोर्ड वाला सेक्शन देखा होगा तो ये सस्ता नहीं लगता कहीं से भी। सेम लाइक टफ A16 वाले ही कीबोर्ड है इसके अंदर, चिकलेट वाले। बट उन दोनों लैपटॉप के अंदर सिंगल जोन RGB मिलता है, इसके अंदर 4 जोन RGB मिल जाता है। साथ ही साथ RTX 5050 मिल जाता है, वो भी 85 वॉट की TGP के साथ और 85 वॉट TGP यूज भी होता है। अगर तुमने गेम टेस्टिंग या थर्मल्स वाला सेक्शन देखा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा, मैंने वहां बताया भी था, किसी गेम के अंदर टर्बो पावर मोड पे इसके CPU के टेम्परेचर काफी ज्यादा जाते हैं। उसका सोल्यूशन मैंने बताया तुमको। परफॉर्मेंस पावर मोड पे गेम को खेल लो, उसमें तुम्हारे टेम्परेचर कम मिल जाएंगे। FPS का कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता परफॉर्मेंस पावर मोड में, टर्बो पावर मोड में। बट अगर तुमको टर्बो पावर मोड पे ही गेमिंग करनी है तो मैंने वीडियो के अंदर लैपटॉप कूलिंग पैड के साथ भी इसको टेस्ट करके दिखाया और उसमें दिखाया भी कि टेम्परेचर कितना कम हो जाता है विद कूलिंग पैड। और डिजाइन भी इसका ठीक है भाई, जिस रेट पे आ रहा है मेटल बॉडी मिल जाती है, टॉप लीड और बैक पैनल दोनों मेटल है इसका। एक जो डाउन साइड मुझे इस लैपटॉप के अंदर लगा वो है इसका 135 वाट का चार्जर, जो कि एसर नाइट्रो के सारे लैपटॉप में दिक्कत है ये। बट उसका भी मैंने तुमको दिखाया कि टर्बो पावर मोड पे जब खेलोगे तो ज़्यादा तेज बैटरी ड्रॉप होती है, बट परफॉर्मेंस पावर मोड में बैटरी कम स्पीड से ड्रॉप होती है और 40% तक ही बैटरी ड्रॉप होती है, उसके बाद नहीं होती। बिकॉज 40% से जैसे तुम्हारी बैटरी कम जाएगी, बैलेंस पावर मोड पे लैपटॉप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तो मैं इस लैपटॉप को टोटली रिकमेंड करता हूँ। ड्यूरिंग सेल मैंने जितने भी पास्ट में वीडियो बनाए थे मैंने इस लैपटॉप को रिकमेंड किए थे, तब मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था। बट हाँ, रिव्यू करने के बाद आई स्टिल रिकमेंड दिस लैपटॉप, इसको तुम टोटली ले सकते हो। सो दोस्तों ये था इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अगर आपकी कोई भी लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी तुम सेकंड में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।